तो वेलकम। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक, निलंबन। है ना। ये निलंबन है क्या भाई? है ना। हम लोग अभी पढ़ चुके हैं विलयन के बारे में, और पढ़ चुके हैं हम लोग मिश्रण के बारे में। है ना। मतलब कहा जाए ये दोनों भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये तीसरा नंबर को आने वाला है, उसका नाम है निलंबन। पहली बार नाम सुन रहे होंगे। तो इसको देखिए क्या क्या है निलंबन। देखिए इसमें विलेय के कण, अच्छा आपको बता दिया था मैं विलेय कौन है और विलायक कौन है। विलेय जिसकी मात्रा कम होती है, ठीक है, जो कि विलायक में घुलता है, और विलायक जिसकी मात्रा अधिक होती है तथा विलेय को अपने में घुलाता है, वो विलायक कहता है। जैसे कि नमक और जल का मिश्रण, मान जाए नमक है और जल का मिश्रण है, सॉरी जल का विलयन है, नमक और जल का मान जाए विलयन बनाते हैं हम लोग, तो उसमें जो नमक है वो विलेय है और जल है वो विलायक है, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है। अब निलंबन है कौन विलेय है कौन विलायक है वो आगे बताऊंगा। तो और एक खराश आ जाती है गले में। चलिए निलंबन क्या है। तो इसमें विलेय के कण, किसके कण? विलेय के कण, जिसकी मात्रा कम होती है ना, इसमें विलेय के कण घुलते तो नहीं। अब देखिए नमक और जल को हम लोग जब मिलाते हैं तो नमक घुल जाती है भैया, लेकिन इसमें ना जो विलेय है उसके कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं। मतलब क्या होता है कि जब मान जाए रेत है और जल है, ये रेत है और जल है, जो लोग को मिलाएंगे तो रेत घुल जाएगा क्या? नहीं घुलेगा, लेकिन जल में वो प्रविष्ट होगा कि नहीं होगा? होगा ना, मतलब निलंबित होगा। ठीक है, क्या होगा? निलंबित होगा। जैसे कि हल्दी को हम लोग डाल देते हैं जल में, है ना, चूर्णक को डाल देते हैं, कोई भी चूर्णक डाल देते हैं तो जल में वो जल्दी से घुलता नहीं, वो ऊपर में तैरता रहता है। सॉरी छत्तीसगढ़ का हूँ तो छत्तीसगढ़ी निकल जाती है। तो ऊपर में क्या होता है कि जल के ऊपर वो हल्दी है या कोई भी चूर्ण है वो क्या होता है, तैरते रहता है, तो एक्चुअली में पूरा घुलता ही नहीं। ठीक है, वो घुलता ही नहीं है ना, इसीलिए उसको हम लोग बोलेंगे निलंबन। क्या बोलेंगे? निलंबन। और इनके कण फिर से देखिए कि इसमें विलेय के कण घुलते तो नहीं, विलेय के कण घुलते तो नहीं बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं तथा इनके कण सामान्य आंखों से देखा जा सकता है, देखे जा सकते हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे कि नमक और पानी को घोलेंगे हम लोग, मान लो जाए नमक और पानी को क्या करेंगे, घोलेंगे, तो नमक और पानी के घोल में से नमक दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, है ना, क्योंकि वो विलयन है। अब निलंबन में क्या होता है, जैसे कि इसमें रेत डालेंगे और पानी डालेंगे, तब क्या होता है कि दोनों दिखेगा, स्पष्ट रेत दिखाई देगा, मतलब इसके जो कण हैं दिखाई देते हैं, ठीक, वही निलंबन है। तो इसमें निलंबन का परिभाषा एक बार देखिए कि इसमें विलेय के कण घुलते तो नहीं बल्कि माध्यम में क्या होते हैं, निलंबित रहते हैं तथा इसके कण सामान्य आंखों से देखे जा सकते हैं। रेत और जल का मिश्रण क्या कहलाएगा? निलंबन कहलाएगा, उदाहरण के लिए। ठीक है। दूसरा हम लोग चलते हैं कोलायड में। कोलायड, ठीक है। अब हम लोग विलयन पढ़ लिए, मिश्रण पढ़ लिए, निलंबन पढ़ लिए, कोलायड क्या है ना। तो यह विलयन एवं निलंबन के बीच की अवस्था है। देखिए विलयन में विलेय के कण बिल्कुल नहीं दिखाई देता था, निलंबन में विलेय के कण दिखाई देता था, लेकिन इसके बीच की अवस्था बोल रहे हैं, मतलब एक्चुअली में वो घुलेगा नहीं, तब भी से घुले हुए दिखाई देगा, वो कोलायड है। ठीक है। तो देखिए क्या बोला हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ मैं कि यह अर्थात कोलायड यह विलयन एवं निलंबन की बीच की अवस्था है, विलयन और निलंबन की बीच की अवस्था है। इनके कण इतने छोटे होते हैं कि ये विसमागी होते हुए भी समागी दिखाई देते हैं। विसमागी का मतलब क्या होता है? जो कि किसी चीज़ को अगर हम लोग मिश्रित करते हैं और उसके कण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उसको विसमागी बोलते हैं, और जिसके जो कण हैं, मतलब दो वस्तुओं को हम लोग मिश्रित करेंगे और उसके कण दिखाई नहीं देंगे तो उसको समागी मिश्रण बोलते हैं, और दिखाई देंगे उसको क्या बोलेंगे? विसमागी। मतलब ना एक्चुअली में ये जो कोलायड के जो विलेय और विलायक हैं, कोलायड के जो विलेय और कौन है? विलायक हैं, विलेय और विलायक है, ये आपस में ना ठीक से नहीं घुलते हैं, मतलब विसमागी होते हैं लेकिन देखने पर वो समागी दिखाई देते हैं। बात समझ रही है आपको कि ये विसमागी होते हुए भी क्या दिखाई देते हैं? समागी दिखाई देते, मतलब ये घुलते नहीं हैं। ठीक है, एक्चुअली में पूरा नहीं घुल पाते हैं, तब भी से हमको क्या लगता है कि घुला हुआ दिखाई देता है। जैसे कि भाई दूध और जल को मिला देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ देखो, दूध और जल को मिला देते हैं तो हमको पता चल रहा है कि कौन जल है कौन दूध है, लेकिन वास्तव में मिला रहता होगा क्या? नहीं मिला रहता है वो,
ठीक है, तब भी से हमको पता चलता है कि ये दूध बस है और जल बस है ना, मतलब अंदर में है लेकिन हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देता दूध के कण और जल के कण, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में नहीं मिला रहता है, ठीक है। तो कोलाइड क्या है भाई? यह विलयन एवं निलंबन के बीच की अवस्था है। इनके कण इतने छोटे होते हैं कि ये विषमागी होते विषमागी दिखाई देते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोलाइड कहलाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, ये जो दूध और जल है उसको उदाहरण कोलाइड का उदाहरण है ना। ये अपना पॉइंट था निलंबन और कोलाइड, ठीक है। अब हम लोग कोलाइड के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो उसके अंतर्गत एक प्रभाव आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम है टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव है? टिंडल प्रभाव। अब निकिता सोच रही होगी क्या क्या बता रहे हैं, टिंडल प्रभाव आ गया कहाँ से? तो भैया ये नया है ना, आप हाई लेवल में चले गए हैं। तो देखिए टिंडल प्रभाव क्या है। तो टिंडल प्रभाव में इनके कण लिखा हुआ है यहाँ पास, तो इनके की जगह आप लिख देना कोलाइड। क्या लिख देना? कोलाइड। इनके लिखा है ना वहाँ पास, ठीक है। तो इनके कण, किनके कण भाई किसी को थोड़ी पता होगा, इसलिए कोलाइड के कण, ठीक है। तो क्या लिखेंगे टिंडल प्रभाव के बारे में। तो इसका जो प्रतिपादन किसने किया था? टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी, है ना। तो देखिए कोलाइड के कण टिंडल प्रभाव के बारे में बता रहा हूँ ना, यहाँ शुरू करना। कोलाइड का ना कट जाती है बीच से, फिर निकालना थोड़ा दिक्कत हो जाती है। ओके, हाँ चलिए यहाँ शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ शुरू करते हैं कोलाइड के बारे में, है ना, सॉरी टिंडल प्रभाव के बारे में। तो कोलाइड के कण, यहाँ शुरू करना। कोलाइड के कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। मतलब मान लीजिए कोलाइड है, इसका जो कण है, छोटे छोटे कण है अंदर में, है ना, जो कोलाइड के कण है उसके ऊपर हम लोग ऐसे लेजर लाइट जलाएंगे या टार्च वगैरह जलाएंगे, ठीक है। तो ये जो टार्च है उसके प्रकाश को क्या करता है? ये फैला देता है, ठीक है। मान लो जाइए केवल पानी बस होता, तो टार्च यहाँ पर जलाते हैं हम लोग ना, तो एक लाइन से निकल जाती है, यहाँ पर कोई प्रकाश नहीं दिखता, सीधा यहाँ से आर पार दिखता ही नहीं प्रकाश। लेकिन जो कोलाइड है उसको प्रकाश की किरण क्या कर देता है? फैला देता है ना। तो यही बोला जा रहा है कि कोलाइड के कण प्रकाश किरण को आसानी से फैला देता है, जिसके कारण प्रकाश किरण का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जिसके कारण प्रकाश किरण का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, यह टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। इतना परिभाषा लिखना। इस प्रभाव की खोज डॉन टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह तो आप क्या कर सकते हैं कि सामने में इसको लिख देना, इस प्रभाव की खोज जॉन टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी, सामने में लिख देना यहाँ पास, ठीक है। उसके बाद परिभाषा लिखना कि इस कोलाइड के कण प्रकाश किरण को आसानी से फैला देता है, जिसके कारण प्रकाश किरण का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देना है, टिंडल प्रभाव कहलाता है, ठीक है। सिंपल सी है। और एक बात बताऊं कि टिंडल प्रभाव केवल कोलाइड पर ही दिखेगा, ठीक है। एक्चुअली में जल में नहीं दिखेगा, है ना, या निलंबन में दिखेगा, ये कोलाइड में दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट टिंडल प्रभाव था, है ना। और टिंडल प्रभाव था, इसमें आप एक्चुअली में कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना, कि आप बताना कौन सा कोलाइड है और कौन सा मिश्रण है, कौन सा निलंबन है करके, ठीक है। जैसे पहला आता है कीचड़। कीचड़ को बताना आप कि निलंबन है, कोलाइड है कि विलयन है, ठीक है। दूसरा आता है दूध। दूध निलंबन है कि कोलाइड है कि विलयन है। तीसरा आता है नमक का घोल। नमक का घोल, तो उसको ही बताना कि वो विलयन है, कोलाइड है या निलंबन है। तीनों एक एक है ना, एक विलयन है, एक कोलाइड है और एक निलंबन है, ठीक है। तो कीचड़, दूध और नमक का घोल तीनों बता देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या तो डायरेक्टली भेज सकते हैं ना।
चलिए, तो हम लोग टिंडल प्रभाव तो पढ़ लिए, ठीक है। अब टिंडल प्रभाव के जस्ट बाद हम लोग चलते हैं, है ना। तो यहाँ चलता है ब्राउनी गति। क्या आती है? ब्राउनी गति, ब्राउनी गति, ठीक है। ब्राउनी नामक वैज्ञानिक ने, वैज्ञानिक लोग क्या थे पहले अपने नाम पर ही रख देते थे, ब्राउनी क्या था, ठीक है। तो ब्राउनी गति का परिभाषा यहाँ से शुरू करते हैं डिटेल्स, है ना, कि कोलाइड में, किसमें? कोलाइड में विलय के कणों पर अब देखिए, मुझे लगता है ये कि बतानी पड़ेगा आपको, क्योंकि विलय कौन है, विलायक कौन है। अभी मैं बताया विलय और विलायक के बारे में, ठीक है। तो कोलाइड में, किसमें? कोलाइड में विलय के कणों पर, ये जो विलय के कण हैं और विलायक होते हैं, दो होते हैं। तो कोलाइड में विलय के कणों पर विलायक के कण, ये विलय है कम मात्रा में होता है और विलय ज़्यादा मात्रा में होता है। तो कोलाइड में विलय के कण पर विलायक के कण असममित ढंग से बल डालते हैं या असममित ढंग से बल लगाते हैं। असममित ढंग से क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं, है ना। असममित ढंग से क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं या बल डालते हैं, जिसके कारण विलयन में, अब मान लीजिए ये विलयन है, इस विलयन में विलय है और विलायक है, ठीक है। तो कोलाइड में, ये कोलाइड है ना, विलयन नहीं, ये कोलाइड मान जाए, ठीक है। तो कोलाइड में विलय के कणों पर इस पर, ठीक है, विलय के कणों पर, ये विलय मान जाए, विलय के कणों पर विलायक के कण, ये विलायक है, विलायक के कण असममित ढंग से बल लगाते हैं या बल डालते हैं इसके ऊपर, बल डालते हैं, जिसके कारण विलयन में, इस विलयन में, विलयन मतलब कोलाइड में, ठीक है, जिसके कारण विलयन में विलय के कण, ये जो विलय है उसका कण, विलय कण अनियमित ढंग से गति करते हैं, मतलब इधर उधर ऐसे भागते लगते हैं, ठीक। इसको चित्र में दिखाया जाए, देखो कि मान लो जाए ये है विलय के कण और बाकी विलायक के कण तो दिखाया नहीं गया है, ठीक है। तो कोलाइड में विलय के कण पर विलायक के कण असममित ढंग से बल डालते हैं, जिसके कारण विलयन में विलय के कण, ये जो विलय के कण है, विलय कण है, अनियमित ढंग से गति करते हैं। ये देखो इधर उधर ऐसे गति किया है, ठीक है, अनियमित ढंग से गति करते हैं। इसे ब्राउनी गति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। यहाँ पर ऐसे लिखना, इसे क्या कहते हैं? ब्राउनी गति, ठीक, ब्राउनी गति कहते हैं। इस घटना का अध्ययन रॉबर्ट ब्राउन ने 1887 में किया था, ठीक है ना। इसको लिख देना, या तो इसको शुरू में लिख देना कि इस घटना का अध्ययन रॉबर्ट ब्राउन ने 1883 में किया था। कोलाइड में विलय के कणों पर विलायक के कण असममित ढंग से बल डालते हैं, जिसके कारण विलयन में विलय के कण अनियमित ढंग से गति करते हैं। इस घटना का अध्ययन, यह गति ब्राउनी गति कहलाती है। एक बार क्लियर और कर देता हूँ, है ना, कि इस घटना का प्रतिपादन या अध्ययन रॉबर्ट ब्राउन ने 1887 में किया था। इनके अनुसार कोलाइड में विलय के कणों पर विलायक के कण असममित ढंग से बल डालते हैं, जिसके कारण विलयन में विलय के कण अनियमित ढंग से गति करते हैं। यह गति ब्राउनी गति कहलाती है। इधर डाल दिया मैं, ठीक है। यह गति ब्राउनी गति कहलाती है, ठीक है। ये ब्राउनी गति है, इसको भी आप देख लीजिएगा। अब आगे हमारा जो पॉइंट आता है उसका नाम है तत्व। तो हमारे पूरे विश्व में कहा जाए 106 तत्व थे सबसे पहले, लेकिन बढ़ते 120 से भी आगे हो गए हैं, खोज होती जा रही है। तो तत्व, अच्छा, इसके लिए बताया था हम आपको, आवर्त सारणी होती है। तो आवर्त सारणी होती है, उसमें ना जितने भी तत्व है लगभग 20 तत्वों का परमाणु क्रमांक याद रखेगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक। जैसे कि हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरान का 5 होता है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, ठीक है। ये सब आपको याद करना है। सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम और 20 कैल्शियम। 20 तक तो कम से कम याद करिए, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ सोडियम दिया गया है, आयरन दिया गया है, कॉपर दिया गया है, तो इसको समझना जरूरी है ना। तो तत्व हम चलते हैं, तो यहाँ शुरू करना तत्व से। तत्व वे पदार्थ होते हैं
ठीक है, यहाँ शुरू करना कि तत्व वे पदार्थ होते हैं जिन्हें रासायनिक विधियों जैसे कौन कौन सी विधि, ऊष्मा विधि, प्रकाश विधि, विद्युत विधि या अन्य रासायनिक पदार्थ से क्रिया करवाकर हम लोग रासायनिक विधि करते हैं। या तो ऊष्मा से क्रिया कराते हैं, प्रकाश से क्रिया कराते हैं, विद्युत से क्रिया कराते हैं या अन्य रासायनिक पदार्थ से क्रिया करते हैं, जिसके फल से उस विधि को बोलते हैं हम लोग रासायनिक विधि। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि तत्व वे पदार्थ है, तत्व के बारे में परिभाषा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तत्व वे पदार्थ है जिन्हें रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, है ना, तत्व कहलाते हैं। या तो शुरू में तत्व लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तत्व वे पदार्थ हैं जिन्हें रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, उदाहरण लिख देना, हाइड्रोजन एक तत्व है, इस प्रकार सोडियम, आयरन, कॉपर आदि तत्व है। तत्वों, ठीक है, ये तत्व का परिभाषा हो गया, किसी एक का लिख देना। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर बोला जा रहा है, उसी को अभी आप क्लियर करिएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं यौगिक में। ठीक है, यौगिक क्या है ऐसे बोलेंगे तो यौगिक का परिभाषा यहाँ देंगे, वे पदार्थ। ठीक है, यहाँ शुरू करेंगे यौगिक की परिभाषा में। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में, वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनते हैं, ठीक है, यौगिक कहलाते हैं। यहाँ पर पदार्थ जिसको वे पदार्थ को हटा दीजिए, क्योंकि वे पदार्थ मैं शुरू में बोल चुका हूँ। ठीक है ना, जो यहाँ से कन्फ्यूज होता है ना, तो यहाँ से अच्छा बनेगा वे पदार्थ से। तो वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। वे पदार्थ डबल मत लिख देना, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं, है ना। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बने यौगिक के गुण अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं। मतलब माना जाए, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, इस वर्ड को समझना कि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बने यौगिक के गुण अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं। जैसे कि माना जाए ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों है ना तत्व है, ठीक है। जब ये जुड़ जाते हैं तो बन जाते हैं H2O, जल। तो ये जल ये यौगिक हो गया, ठीक है। दो या दो से अधिक तत्वों से मिला है ना, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, तो ये यौगिक हो गया। अब यहाँ पर बोला गया कि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बने यौगिक के गुण अवयवी तत्वों से भिन्न होता है। मतलब ये जो जल का गुण है वो हाइड्रोजन से भिन्न रहेगा और ऑक्सीजन से भिन्न रहेगा, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, आप देख लीजिए। उदाहरण के लिए जल एक यौगिक है जो ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन तथा जलने में सहायक गैस ऑक्सीजन के रासायनिक संयोजन से बनता है। लेकिन पानी ना तो ज्वलनशील होता है और ना ही जलने में सहायक होता है, बल्कि वह ज्वाला को बुझाता है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन है वो ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन है क्या है, जलने में सहायक है। लेकिन इसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है कौन, H2O। लेकिन इसमें ना तो ऑक्सीजन के गुण हैं ना तो हाइड्रोजन के गुण हैं। मतलब ये यौगिक हैं, अपने अवयव से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ये हो गया यौगिक के परिभाषा, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट है आपका, है ना, आपका जो टॉपिक है उसका नाम है जल का विद्युत अपघटन को समझाइए। जल का विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन समझाइए, है ना। तो देखिए आप लोग धीरे धीरे करके देखिएगा एक टॉपिक, क्योंकि मैं बहुत सारे टॉपिक को एक ही वीडियो में बना देता हूँ भाई, है ना। और प्रत्येक वीडियो के लिए आप लोग पैसा जमा कर देना मेरे पास। चलिए, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट का नाम तो समझ आ गया, जल का विद्युत अपघटन। जल का क्या, विद्युत अपघटन। इसको मैं पॉइंट में बता रहा हूँ, है ना। तो जल का विद्युत अपघटन आप लोग पॉइंट डालेंगे, तो उसका पहला पॉइंट डालेंगे। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या बोलता है कि एक चौड़े मुंह की प्लास्टिक की बोतल लेकर, ये दिख रहा है चौड़े मुंह प्लास्टिक की बोतल, ठीक है। तो एक चौड़े मुंह की प्लास्टिक की बोतल लेकर उनकी तली काट दें, ठीक है। ये जो बोतल लिए हैं, उस बोतल के जो ऊपरी भाग दिख रहा है ना, ये उसका तली है। सो उल्टा करके देखेंगे तो जी,
ठीक है, इसका तली है। तो एक चौड़े मुंह की प्लास्टिक की बोतल लेकर उसके तले को काट दें और बोतल के मुंह पर 2 छिद्र वाला रबड़ कारक लगाकर यहाँ पर 2 छिद्र वाला रबड़ कारक लगाकर इन छिद्रों में कार्बन की 2 छड़ें लगा दें। यहाँ पर जो छड़ लगा हुआ एक और ये दूसरा, कार्बन की 2 छड़ें लगा दें। ये पहला पॉइंट आपका कंप्लीट। ठीक, दूसरा पॉइंट, उल्टी रखी बोतल में 2 तिहाई जल भरकर। अब इस बोतल को हम लोग उल्टी रखें, ये बोतल है उसको उल्टा रखें ना, क्योंकि इसका तली इस ऊपर की ओर है इसलिए उल्टा हो गया। तो उल्टी रखी बोतल में 2 तिहाई जल भरकर कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डाले हैं। मतलब इसमें ना तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे डाल दी गई है। क्या डाली गई है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। ओके, तनु सल्फ्यूरिक H2SO4 जी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं उसको। ठीक है, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, अब जल से भरी कांच की 2 परख नलियों को, ठीक है, कार्बन इलेक्ट्रोडों पर इस प्रकार रखें कि परख नलियों में हवा बिल्कुल ना जाए। मतलब जो कार्बन की जो छाड़ थी ना, इस छाड़ के ऊपर ना ये 2 परख नली को रख दिया हम लोग। ठीक है, किसको रखें? ये 2 परख नली दिख रहा है ना, इस परख नली को रख देते हैं। अब जल से भरी कांच की 2 परख नलियों को कार्बन इलेक्ट्रोडों पर इस प्रकार रखें कि परख नलियों में हवा बिल्कुल ना जाए। देखिए इसमें ना जो परख नली हम लोग रखेंगे उसमें बिल्कुल भी हवा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अभी देखे तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना, लेकिन एक क्रिया के बाद है। जब हम लोग रखेंगे उस टाइम ना यहाँ पर कोई ये नहीं होगा, यहाँ पर गैपिंग नहीं होगा, पूरा जल भरा हुआ रहेगा इस दोनों परख नली में, है ना। अब जल से भरी हुई कांच की 2 परख नलियों को कार्बन इलेक्ट्रोडों पर इस प्रकार रखें कि परख नलियों में हवा बिल्कुल न जाए और परख नलियाँ पानी में पूरी भरी रहे। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ें। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड या 2 इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड को कौन से 9 वोल्ट, यहाँ पर जो बैटरी बनाया हूँ ना, ठीक है, 9 वोल्ट की बैटरी, इस 9 वोल्ट की बैटरी में जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद क्रिया प्रारंभ हो गया। ठीक है, अब क्रिया प्रारंभ हो गया तो बहुत सारी क्रिया के अंतर्गत क्या क्या हुआ है ना, देखते जाएंगे। इस क्रिया के अंतर्गत एक पॉइंट और लिख देना, ठीक है, कि दोनों परख नलियों में एकत्र हो रही जो गैस है उसको ध्यान देखें। मतलब दोनों परख नली में गैस एकत्र होने लगती है करके एक पॉइंट और बना देना है। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष निकालते हैं, है ना। ठीक है, उपयुक्त क्रियाकलाप के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि पानी एक यौगिक है जो कि 2 तत्व। अच्छा, मैं बताता हूँ कि जैसे कि 2 परख नली हम लोग रखे थे अभी, है ना, यहाँ पर 2 परख नली रखे हैं। जब हम लोग इसमें 9 वोल्ट की बैटरी के द्वारा हम लोग जो करंट है, करंट नहीं बोल सकते इसको हम लोग बोलेंगे एक प्रकार से डीसी है ये, हाँ, डायरेक्ट करंट है। ओके, करंट बोलेंगे जरूर इसको, लेकिन डीसी करंट है ना। जब हम लोग डीसी करंट देते हैं ना, तब क्या होता है कि इस जो परख नली है उसमें ना जो जल भरा हुआ था वो जल कम होता जाता है। मतलब सीधी बात है कि उसमें ऑक्सीजन गैस आने लगती है और कौन सा गैस आने लगती है? हाइड्रोजन गैस आने लगती है। मतलब इस जल से ना, जल को 2 भागों, जल है वो 2 भागों में बंटने लगता है। जैसे कि H2O से बना हुआ है ना, उसका अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन बन जाती है और क्या बन जाती है? ऑक्सीजन। तो H2 है तो हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर इस तरफ जो दिख रहा है ना, तो हाइड्रोजन की गैस ज़्यादा इसलिए ज़्यादा गैपिंग है, और ऑक्सीजन गैस कम इसलिए यहाँ पर कम गैपिंग है। ठीक है, समझ आया? चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि उपयुक्त क्रियाकलाप के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि पानी एक यौगिक है जो कि 2 तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन अनुपात 2:1, मतलब ये 2 है वो हाइड्रोजन का है। ठीक है, अनुपात 2:1 में रासायनिक संयोजन से बनता है तथा इस बने हुए पदार्थ के गुण हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से भिन्न है। ठीक है, इसके अवयव को रासायनिक विधि जैसे विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये है आपका पूरा कंप्लीटली, है ना। और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, है ना।